जब कोई योद्धा सिंघल परिवार के शस्त्रों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार नहीं होता तो नरेंद्र खुद ही शस्त्रों का प्रदर्शन करने के लिए अखाड़े में उतर जाता है। उफ! क्या हुआ? अरे देखा नहीं क्या? नरेंद्र योद्धा के पैरों के बीच से निकल गया। उसने पीछे जाके अपनी तलवार भी उठा ली है। बगल में बैठे हुए शख्स ने उसे आंखों देखा हाल सुना दिया। रेवती ने देखा कि नरेंद्र योद्धा के पीछे तलवार लिए खड़ा है। पलट! नरेंद्र ने चीख कर योद्धा को पलटने का पूरा मौका दिया। योद्धा जैसे ही पलटा, नरेंद्र उसकी तलवार पर तीखा वार करता है। तलवार छिटक कर दूर गिर जाती है। थोड़ी देर पहले मुझे मारने दौड़ा था ना, बोल अब मार दूं तुझे। अब बारी नरेंद्र की थी। गलती हो गई भाई, गलती हो गई। योद्धा की आंखों में कुछ पल पहले मौत की हवस थी, अब वही आंखें दया की भीख मांग रही थीं। लेकिन नरेंद्र शायद माफ करने के मूड में नहीं था। वो अपनी तलवार जितनी पीछे ले जा सकता था ले गया। तलवार जितनी तेजी से हो सकती थी नीचे आई। योद्धा को समझ आ गया था कि उसका अंत निश्चित है। जा इधर से, चला जा। नरेंद्र ने तलवार योद्धा के सिर के पास लाकर झटके से रोक दी। आपकी बड़ी मेहरबानी, यह कहते हुए योद्धा अखाड़े से निकल गया। अखाड़े में बैठे सभी दर्शकों के मन में नरेंद्र के लिए इज्जत आ गई थी। अबे ये कौन सी जड़ी बूटी खा के आया है आज, है? नरेंद्र की तलवारबाजी का कौशल देख के महेश चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसे तो हमें इस साल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। महेश चौहान का गला सूख रहा था। तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है महेश भाई। वो योद्धा जो नरेंद्र से भिड़ा था वो हल्का था। अपना योद्धा निकुंज इस नालायक पे जरूर भारी पड़ेगा। महेश के सलाहकार ने उसे ढांढस बताया। ये सब तुमने कब सीखा? रेवती अखाड़े में नरेंद्र का कौशल देख के हतप्रभ हो रही थी। नरेंद्र रूही के भावों की तरह एक के बाद एक योद्धाओं को उड़ाया जा रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होनी अभी बाकी थी, क्योंकि निकुंज ने भी योद्धाओं की धुनाई में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। ये निकुंज आखिरी साल तक हमारे परिवार की ओर से लड़ा करता था। हमारे परिवार से लड़ लड़ के दुष्ट ने अपना नाम बनाया, और अब देखो हमारे खिलाफ। नरेंद्र की आखिरी भिड़ंत से पहले रेवती निकुंज पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। कोई बात नहीं, उसे जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे वो वहां से लड़ेगा। नरेंद्र ने रेवती को शांत रहने के लिए कहा। इससे बच के रहना। जब भी ये हमारी तरफ से लड़ता था, कम से कम 3 से 4 लोगों की जान लेके ही अखाड़े से निकलता था। इसे हर साल मना करती थी कि हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं है, बस हरा भर दो, लेकिन इसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। रेवती का डर जायज था। निकुंज अखाड़ों की लड़ाइयों का निर्विवाद विजेता था। वो हर साल 2 से 3 योद्धाओं की जान तो लेता ही था। इस बार उसने सबको हरा तो दिया था, लेकिन जान किसी की भी नहीं ली थी। उसकी साख दांव पर थी। दूसरी तरफ नरेंद्र और उसके परिवार का भविष्य दांव पर था। अब निकुंज वे, तुझे क्या लगता है कि तुझे सिंघल परिवार के सब शस्त्रों के बारे में जानकारी है और तू मुझे हरा देगा? हमने सारे शस्त्र बदल दिए हैं इस बार। नरेंद्र अखाड़े के अंदर निकुंज को घुमाया जा रहा था। मुंह बंद करके लड़ाई कर चुपचाप। निकुंज नरेंद्र के दाव से हैरान था। उसे इल्म ही नहीं था कि उसका वजनी शरीर थकता जा रहा है। जैसे ही निकुंज पर्याप्त रूप से थक गया, नरेंद्र ने बस एक वार किया और निकुंज अपने हथियार के साथ जमीन पर पसर गया। हम जीत गए! निकुंज के गिरते ही नरेंद्र रेवती की ओर देख के मुस्कुराया। सिंघल परिवार का व्यापार बच गया था। सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र की मुट्ठी में था। मानना पड़ेगा यार, काफी दिमाग से लड़ाई है, काफी दिमाग से। लोग नरेंद्र की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे। नरेंद्र सबका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। उसने निकुंज का गुरूर चकनाचूर कर दिया था। पीछे देखो नरेंद्र! रेवती ने नरेंद्र को चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले वो मुड़े, नरेंद्र के दिल के बगल से एक चाकू आर पार हो गई। निकुंज ने अपना बदला ले लिया था। सैनिकों ने निकुंज को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नरेंद्र बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। आयुर्वेदाचार्य कहां है? रेवती नरेंद्र को लेकर भागते हुए ब्रह्मानंद केंद्र पहुंची। अरे ये तो मर चुका होगा। दिल के आसपास वार हुआ है यार, बचने की कोई संभावना नहीं है। केंद्र पर जिसकी भी नजर नरेंद्र के शरीर पर पड़ी, वो जान चुका था कि रेवती के सारे प्रयास व्यर्थ जाने वाले हैं। देखिए,
आयुर्वेदाचार्य अभी पड़ोसी राज्य की यात्रा से लौटे हैं। वो अपने घर में आराम कर रहे हैं। केंद्र पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने रेवती को बताया। रेवती ने आव देखा न ताव, वो नंगे पैर ही आयुर्वेदाचार्य के घर की तरफ दौड़ी। बचाइए मेरे पति को, चाहे जैसे भी हो। रेवती ने आयुर्वेदाचार्य को मानो आदेश दिया था। अब देखो, पूरा प्रयास करूंगा मैं। आयुर्वेदाचार्य भले ही अभी आधी नींद में हो, लेकिन उनकी अधखुली आंखों में भी साफ साफ दिख गया था कि नरेंद्र के बचने की कोई संभावना नहीं है। आप यहीं रुकिए। फिर भी रेवती को ढांढस बंधाने के लिए वो नरेंद्र के शरीर को चिकित्सा कक्ष में ले गए। सुनो, कुछ घंटों बाद उसकी बीवी को बता देना कि हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन हम उसके पति को बचा नहीं पाए। अचानक से बताएंगे तो कहीं बीवी भी हृदयघात से मर ना जाए। ये तो मर ही चुका है। आयुर्वेदाचार्य अपने सहायक से यह कहकर चिकित्सा कक्ष के अंदर ही पैर पसार कर लेट गए। उनकी सफर की थकान अभी भी उतरी नहीं थी। अथे संसोत्तयो, अथे संसोत्तयो, अथे संसोत्तयो। सहायक ने जब किसी को बड़बड़ाते हुए सुना तो उसने मान लिया कि आयुर्वेदाचार्य ही नींद में बड़बड़ा रहे होंगे, लेकिन उसने ध्यान से देखा तो पाया कि आवाज नरेंद्र की ओर से आ रही है। आयुर्वेदाचार्य, वो जिंदा है, वो कुछ कह रहा है। सहायक ने झिंझोड़ते हुए आयुर्वेदाचार्य को जगाया तो उन्हें लगा कि सहायक ने कोई भयानक सपना देखा है। अथे संसोत्तयो, अथे संसोत्तयो। आवाज सच में नरेंद्र के शरीर से ही आ रही थी। नरेंद्र आधी बेहोशी में था। मरे हुए आदमी को होश कैसे आ गया? तुमने कुछ किया क्या? आयुर्वेदाचार्य ने हैरत में सहायक से पूछा। कुछ भी नहीं, मैं तो यही चुपचाप बैठा किताब पढ़ रहा था। सहायक ने उन्हें बताया। यह तो अजब दैवीय घटना है, ये बड़बड़ा क्या रहा है? आयुर्वेदाचार्य ने ध्यान से सुना तो नरेंद्र पड़ोसी राज्य की भाषा में बोल रहा था। अथे संसोत्तयो। आयुर्वेदाचार्य ने जैसे ही मंत्र का अर्थ निकाला, उनके होश ही उड़ गए। क्या हुआ आयुर्वेदाचार्य? सहायक ने कौतूहल से पूछा। ये जो सूत्र बक रहा है वो एक मंत्र है जिसका प्रयोग एक ऐसी औषधि बनाने में किया जा सकता है जो लोगों की उम्र बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। आयुर्वेदाचार्य बोले। उसकी चिंता हम बाद में करेंगे, पहले इसकी जान तो बचा लें। सहायक को समझ आ रहा था कि समय कभी भी बीत सकता है। नरेंद्र को तुरंत जीवन रक्षक जड़ी बूटियां देनी होंगी। उन जड़ी बूटियों को वापस अलमारी में रख दो, इसकी जान बचाने की कोई जरूरत नहीं है। आयुर्वेदाचार्य ने सहायक को लगभग डपटते हुए कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य? सहायक आयुर्वेदाचार्य की बातों से हैरान हो चुका था। अरे मूर्ख, सोच, अगर उम्र बढ़ाने वाली औषधि केवल अपने पास होगी तो हम कुछ ही समय में कितनी धन दौलत और शोहरत कमा लेंगे। हम राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। आयुर्वेदाचार्य की आंखें भविष्य के बारे में सोचकर चमक उठी थी। सहायक उनसे सहमत नहीं था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में अभी इतना दम भी नहीं था कि वो अपने वरिष्ठ की बात का विरोध कर सके। ठीक है आचार्य जी, पड़ा रहने देते हैं, इसे मर ही जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा बोलते हुए सहायक के होंठ पूरी तरह से कांप रहे थे। अधे संसोत्तयो, अधे संसोत्तयो। नरेंद्र बड़बड़ाते हुए एक बार फिर से स्वर्ग की सैर कर रहा था। वहां उसकी सेवा के लिए दास थे, उसके मनोरंजन के लिए अप्सराएं थी। जब सोएगा तब उसका अमृत कलश चुरा लेंगे। इस बार भी उसने खुसफुसाहट सुनी। वो इस बार खुसफुसाने वाले का चेहरा देखने में सफल हो गया। वो कोई राक्षस लग रहा था, लेकिन इसके पहले नरेंद्र जान पाए कि राक्षस कौन है। उसकी नाभि में जोर जोर से अमृत का प्रवाह होने लगा। अमृत बहकर उसके सारे अंगों को स्वस्थ कर रहा था। अधे संसोत्तयो! नरेंद्र चीखा और उठकर बैठ गया। हे भगवान, भूत भूत, भागो भागो! आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा कक्ष से ऐसे निकल के भागा मानो उसने कोई आत्मा देख ली हो। सहायक ने देखा कि नरेंद्र काफी स्वस्थ महसूस कर रहा है। आचार्य जी, अंदर आइए। चाको रखे साइया, मार सके ना कोई। सहायक मन ही मन आयुर्वेदाचार्य के इरादों के असफल होने पर खुश था। काफी परिश्रम करना पड़ा मुझे, लेकिन आपका पति होश में आ गया है।
पूरी तरह से स्वस्थ होने में अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन मेरी जड़ी बूटियां निश्चित रूप से जल्द ही इसे पूरी तरह से ठीक कर देंगी। आयुर्वेदाचार्य ने रेवती के सामने बड़े आत्मविश्वास से झूठ बोला। सहायक का मन किया कि वो आयुर्वेदाचार्य के झूठ का पर्दाफाश कर दे, लेकिन उसने चुप्पी साधे रखी। भाग्यशाली है तू बेटी, मांडवी ने अपनी बेटी रेवती को ढांढस बंधाते हुए कहा। रेवती के माँ बाप उसके साथ थे, सबकी जान में जान आ गई थी। रेवती जाकर नरेंद्र से गले मिली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब ये कैसी औषधि दे रहे हैं आचार्य जी? ये तो धीमा जहर है। सहायक ने जब आयुर्वेदाचार्य जी को नरेंद्र के लिए औषधि बनाते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, तो जिसका मरना जरूरी है उसे जहर ही देंगे ना। आयुर्वेदाचार्य के मंसूबे अभी भी कमजोर नहीं पड़े थे। उसने नरेंद्र को मार ही डालने की कसम खा रखी थी। ये लीजिए औषधियां, दिन में 3 बार गर्म दूध के साथ दे दीजिएगा, कुछ ही दिनों में चंगा हो जाएगा ये। आयुर्वेदाचार्य ने रेवती को औषधि की पोटली ऐसे थमाई मानो उसमें अमृत भरा हो। अब कुछ दिनों तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं व्यापार देख लूंगी। और सुनो, मैं जब कारखाने जाऊं तो युद्ध कौशल का अभ्यास करने मत लग जाना। मैं नौकरों से कह के जाऊंगी कि तुम पे नजर रखें, बाकी तुम्हारी दवाओं का ख्याल मैं रख लूंगी। रेवती ने नरेंद्र के लिए निर्देशों की एक फेहरिस्त जारी कर दी। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा महारानी जी। नरेंद्र ने हंसते हुए उससे कहा। रेवती को पूरा भरोसा था कि चंद दिनों में उसकी निगरानी में नरेंद्र की तबीयत में सुधार आने लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेवती को हालांकि इल्म तो नहीं था, लेकिन दवा के नाम पर वो नरेंद्र को जहर तो खिला ही रही थी। नरेंद्र की तबीयत में ना तो ठीक से सुधार आ रहा था और ना ही उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो रही थी। रेवती को इसके पीछे कोई भी कारण नहीं सूझ रहा था। आयुर्वेदाचार्य जी, कितना समय लगेगा नरेंद्र को पूरी तरह से स्वस्थ होने में? रेवती दोबारा से ब्रह्मानंद केंद्र गई तो आयुर्वेदाचार्य ने उसे धैर्य रखने की सलाह देते हुए उसे दवाओं की एक और पोटली थमा दी, और उन दवाओं में भी जहर की ठीक ठाक मात्रा मिली हुई थी। कोई नकाबपोश इंसान आपसे मिलना चाहता है, घर के नौकर ने रेवती को बताया। रेवती कौतूहलवश घर के बाहर गई तो उसने देखा कि चेहरा ढके हुए एक नौजवान वहां खड़ा हुआ है। मैं आपको अपनी पहचान के बारे में कुछ नहीं बता सकता, आपको बस मैं इतना बताने आया हूं कि आयुर्वेदाचार्य ने आपके पति की दवाओं में जहर मिलाया हुआ है, तभी वो ठीक नहीं हो रहा। नकाबपोश इतना कहकर वहां से भाग गया। सुनो, अरे अरे सुनो तो। रेवती के लाख बुलाने पर भी वो नहीं रुका। कुछ दूर चलकर आयुर्वेदाचार्य के सहायक ने नकाब उतार दिया। उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। ये दवाएं किसी जानवर को खिलाकर देखो। रेवती ने नकाबपोश की बातों की सत्यता का परीक्षण करना ठीक समझा। जिस बिल्ली को उसने दवा खिलाई थी ना, वो बीमार पड़ गई है। नौकरानी ने जैसे ही रेवती को ये बात बताई, रेवती का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अभी अभी कारखाने से बनकर एक ताजी खंजर घर में आई थी। मैं जान ले लूंगी उसकी। रेवती आयुर्वेदाचार्य के खून की प्यासी लग रही थी। रुको बेटा, रुक जाओ, हम राजा के पास शिकायत करेंगे उसकी। बेटा, उससे में उसको मार भी दोगी तो क्या मिलेगा तुम्हें? पूरी जिंदगी कारागार में सड़ना पड़ेगा बेटा। ना ही नरेंद्र, ना ही पुरुषोत्तम और ना ही मांडवी की बातें रेवती को रोकने में सफल रही। संयोग की बात है, जब रेवती आयुर्वेदाचार्य के कक्ष में पहुंची तो वो सो रहा था। रेवती के हाथों में खंजर था और उसका शिकार बेखबर सो रहा था। इसे सोते में ही मार दूं या फिर जगा के मारूं? रेवती के मन में बस इतना ही प्रश्न शेष था। मारना है या नहीं, इस पर उसे लेश मात्र भी संदेह नहीं था। क्या रेवती आयुर्वेदाचार्य की जान ले लेगी? क्या नरेंद्र को अपने ही मंत्र का अर्थ पता चलेगा? स्वर्गलोक में अमृत कलश किसने चुराया था? जानने के लिए सुनते रहें पॉकेट एफएम।